नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनिका। 30 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी करेंगे राम मंदिर का निरीक्षण, राम मंदिर निर्माण कार्यों की करेंगे वो समीक्षा। और इसी के मद्देनजर 30 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राण प्रतिष्ठा होनी है जनवरी में, 22 जनवरी को, और उससे पहले निर्माण कार्य कितनी तेजी से चल रहा है उसकी समीक्षा करने के लिए 30 दिसंबर का दिन मुकर्रर किया गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे और देखेंगे कि कितना काम हुआ है राम मंदिर का, कितनी तेजी के साथ निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। तो राम के रंग में अयोध्या नगरी जो है वो रची हुई है और निर्माण कार्य जो है वो तेजी से लगातार हो रहा है। राम मंदिर के अलावा वहां पर सड़कें जो है, एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे स्टेशन, हर चीज जो है वो एक अलग सूरत में नजर आ रही है। और राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो भी काफी तेजी से चल रहा है। तैयारियां किस तरह से चल रही हैं उसकी समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे। ये मंदिर है, ये मंदिर वहां दिखेगा। 3 मंजिला ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया, फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है, सेकंड फ्लोर की परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं। इस मंदिर के चारों ओर एक दीवार बनाई जा रही है। इस दीवार के लिए भी वहां सब वर्किंग चल रहा है। ये मंदिर है, ये मंदिर वहां दिखेगा। 3 मंजिला ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया, फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है, सेकंड फ्लोर की परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं। इस मंदिर के चारों ओर एक दीवार बनाई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगी हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे, जो कि अयोध्या से हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा, कितनी तेजी से हो रहा है निर्माण कार्य? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं समीक्षा के लिए। बिल्कुल मोनिका, तमाम दर्शकों को ये बता दें कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ये श्योरिटी नहीं है, लेकिन आ सकते हैं 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर को अयोध्या के साथ साथ संपूर्ण देश को सौगात मिल रही है। 5 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होगा यहाँ से। इसके अलावा 3 अमृत भारत ट्रेनों का संचालन प्रधानमंत्री करवाने वाले हैं हरी झंडी दिखा करके। और इतिहास में पहली बार लिखा जाएगा कि अमृत भारत ट्रेन चल रही है, जो कि राम की इसके अलावा प्रधानमंत्री निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए उनका जो काफिला है वो अयोध्या की तरफ, अयोध्या में जहां पर राम जन्मभूमि है उधर की तरफ भी घूम सकता है। अब राम जन्मभूमि में जिस दौरान आप चंपत राय की बाइट सुन रही थी, तमाम दर्शकों को मैं खास बात बता दूं, चंपत राय जिस दौरान बता रहे थे, उन्होंने कहा है कि मंदिर बहुत लिहाज से बेहद खास बनने वाला है, क्योंकि परकोटा क्षेत्र का निर्माण राम जन्मभूमि के चारों तरफ किया जाएगा। परकोटा क्या है? देखिए, हमने राजस्थान में परकोटा सुना है, हमने अलग अलग राज्यों में मंदिर निर्मित हो रहा है। 70 एकड़ की भूमि, विवादित भूमि पर जो मंदिर निर्मित हो रहा है, उस भूमि के चारों तरफ जो चौहद्दी बनाई जाएगी उसको परकोटा नाम दिया गया है। 4 दीवारों पर 4 दिशाओं पे 6 मंदिर स्थापित होंगे, जिनमें 6 मंदिरों की अगर मैं बात करूं तो 6 मंदिर, 6 भुजाओं का जिक्र यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें एक कोने पर सूर्य, दूसरे पर शिव, भगवती, गणेश, विष्णु, इन तमाम देवताओं को स्थापित किया जाएगा। और सबसे खास इस मंदिर में क्या होने वाला है मोनिका, जो तमाम दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव है, वो ये कि जटायु, देखिए जटायु का मंदिर हमने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन जटायु की रामायण में जो भूमिका रही वो किसी से छिपी नहीं हुई है।
उनका मंदिर राम जन्मभूमि के अंदर बनाया जाना है, माँ अहिल्या का मंदिर बनाया जाना है, इसके अलावा माँ शबरी का मंदिर बनाया जाना है। यानी कि देखिए, राम जी को हम इमाम हिंद कहते हैं और उस फिगर को पूरी तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के लिए राम मंदिर तैयार है। इसको राम मंदिर से ज्यादा अगर राष्ट्र मंदिर कहा जाए, कि जाति धर्म में अगर राम को बांध दिया जाए तो ये मुनासिब नहीं। और शायद यही वजह है इमाम हिंद भी कहा जाता है, राम को देश का गौरव कहा जाता है, विश्व में भारत का गौरव। राम जी ने इतनी मर्यादाएं स्थापित करी हैं कि वो दशरथ नंदन राम से लेकर के युग के धारक राम बने हैं। ये जो उनका भाव है, ये उन्होंने निर्मित किया है। यही वजह है कि हम हो या आप या संपूर्ण विश्व आज राममय है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। बिल्कुल, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है पूजा मंदिर की। और अभी बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर तैयार हो चुका है और आगे किस तरह की जो है निर्माण कार्य में तेजी देखी जा रही है, अगर हम दूसरे फ्लोर्स की बात करें। जी, ग्राउंड फ्लोर अभी रेडी हो गया है और ग्राउंड फ्लोर में भी थोड़ा सा फिनिशिंग का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। गर्भगृह रेडी हो चुका है। गर्भगृह में जो मूर्ति विराजित होगी, ये एक्सक्लूसिव जानकारी है न्यूज इंडिया के तमाम दर्शकों के लिए। जो मूर्ति विराजमान होगी अयोध्या में, जिन मूर्तियों के दर्शन अभी पर्यटक पहुंच करके करते हैं, वो रामलला नहीं होंगे, बल्कि 5 साल के बाल अवस्था के रामलला होंगे, जिनको मकराना मार्बल से जिनकी मूर्तियों को रेडी किया जा रहा है। और इनिशियल स्टेज पे एक्सक्लूसिव जानकारी ये कि 3 मूर्तियां निर्मित की जा रही हैं मकराना मार्बल से। भाव ये है 3 मूर्ति बनाने के पीछे कि जिस मूर्ति में सबसे ज्यादा समरसता, सद्भाव और वो रामत्व नजर आएगा, वो ममत्व नजर आएगा, वो सद्भाव की दृष्टि नजर आएगी, जिसमें लोग अपने अपने हिस्से के राम को खोज पाए, उसी मूर्ति को अलंकृत किया जाएगा, गर्भगृह के अंदर विराजमान किया जाएगा। मोनिका, बिल्कुल 22 जनवरी की तारीख तय की गई है। बहुत ही कम वक्त बाकी है पूजा। आपको देखिए क्या लगता है, क्या निर्माण कार्य जो है वो और तेजी के साथ किया जा रहा है? जो वहाँ पे लेबर है, जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उनकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है? बिल्कुल स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई है। हजारों की तादाद में लोग काम कर रहे थे और इस समय 10,000 की तादाद में काम कर रहे हैं। अभी मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि अभी न्यूज इंडिया परिसर के अंदर ही मौजूद था और हमने जिस तरीके से, जिस तेजी के साथ में कंस्ट्रक्शन को देखा है, वो कंस्ट्रक्शन की जो तेजी है वो काबिल तारीफ है। और सबसे बड़ी बात ये, आपको मन के ये भी बात जानकर के हैरानी होगा कि और संपूर्ण देशवासियों को भी ये बात जानकर हैरानी होगी कि जिस बेस पर राम मंदिर खड़ा है, वो बेस असल में राम मंदिर बनाने लायक या कोई भी इमारत बनाने लायक था ही नहीं। अब आप सोचेंगे कि अगर मंदिर बनाने लायक या कोई भी इमारत की फाउंडेशन खड़े करने लायक ये मंदिर था ही नहीं, तो यहाँ पर मंदिर बन कैसे रहा है और क्यों रहा है? देखिए, उस क्षेत्र में लगभग 41 फीट खुदाई की गई है, जिसको लमसम 40 मीटर के आसपास बताया जा रहा है, 40 से 41 फीट के आसपास बताया जा रहा है। उतनी गहरी खुदाई की गई है और फिर उसके बाद उसमें रोलर कंक्रीट इस्तेमाल किया गया है। और इस रोलर कंक्रीट की जो इजाद है, जो खोज है, वो चेन्नई के इंजीनियर्स ने की है। चेन्नई के इंजीनियर्स की कोशिश के बाद रोलर कंस्ट्रक्शन हो पाया है, रोलर कंक्रीट की वजह से कंस्ट्रक्शन हो पाया। और ये कंक्रीट का जो बेस, जो फाउंडेशन है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर अभी अयोध्या के अंदर फर्ज कीजिए 2.6 mm का जो है भूकंप का आता है, जो कि सिस्मिक जो पैरामीटर होता है उसमें मान लीजिए वो 2.6 है और कल की तारीख में ये 5 पॉइंट के आसपास आ जाए, बिल्कुल क्या होगा? यानी कि अयोध्या में जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्मित हो रहा है, उसकी जो मजबूती है वो रिएक्टर स्केल पर ज्यादा से ज्यादा तीव्रता का भूकंप सहने की है, बिल्कुल रोधी है, वायु रोधी है, इसके अलावा जल रोधी है। यानी कि जमीन, क्योंकि बगल से सरयू निकल गई है, तो जल रोधी जमीन बनाई गई है। शुक्रिया पूजा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आ रहे हैं सरकार, एलिगेटेड क्षेत्र में ही हो रहा है मंदिर का निर्माण। 4 भुजाओं पर 6 मंदिरों का निर्माण होगा। एक कोने पर सूर्य, दूसरे पर शिव,
तीसरी भुजा पर भगवती और चौथी भुजा पर गणेश विष्णु, इन्हें पंचायतन कहा जाएगा। दक्षिण भुजा पर हनुमान जी और मां अन्नपूर्णा का मंदिर होगा। मंदिर परिसर में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था होगी। 7 महीने बाद ऋषि मंदिरों का भी निर्माण किया जाएगा। वाल्मीकि, वशिष्ठ, निषादराज, विश्वामित्र, अगस्त, शबरी, अहिल्या के मंदिर भी बनाए जाएंगे। तो हनुमानगढ़ी की भी खास बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि एलिगेटेड क्षेत्र में ही मंदिर का निर्माण जो है वो कराया जा रहा है। 4 भुजाओं पर 6 मंदिरों का निर्माण कराया जाएगा। तो अयोध्या का राम मंदिर जो है वो तैयार हो रहा है। उसका ग्राउंड फ्लोर तैयार कर दिया गया है। फर्स्ट फ्लोर पर काम चल रहा है और किस तरह की नक्काशी की गई है वो ही तस्वीरें बयां कर रही हैं। 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और 30 दिसंबर की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं इस समीक्षा के लिए, तैयारियां देखने के लिए। और जो ट्रेनों की शुरुआत हो रही है अयोध्या के लिए, खासतौर पर उन्हें हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं आने वाली 30 दिसंबर को अयोध्या। तो काफी जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं और राम के रंग में रंगी नजर आ रही है अयोध्या। और इस वक्त केंद्रीय कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये सीधे रुक करते हैं वहीं का। अच्छी होगी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, इसके लिए इसमें एक और से काफी सुगम हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी। और गुड्स प्रोजेक्ट बुद्ध सर्किट जो है उसके साथ भी उसका हिस्सा है ये। वैशाली, केसरिया, अरेराज के लिए उन क्षेत्रों को भी इसका फर्क पड़ेगा। तो वहीं छपड़ा, मोतिहारी और बेतिया जिलों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। ये प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी कनेक्टिविटी करेगा। ये 2 ही निर्णय मुझे यहां पे बताने थे। ईपीसी मोड पर ये बनाया जाएगा। ये 3 निर्णय आपके सामने रखे गए। अब हम कुछ प्रश्न लेंगे जो कैबिनेट डिसीजंस के संबंधित हो। यस सर, ये जो बिहार में पुल बन रहा है ये कब तक बनकर तैयार होगा और कितने जिले को जोड़ेगा, अगर आप उसमें बता पाएं कि बहुत लंबा पुल है। क्योंकि मैंने जैसे बताया बेतिया, छपड़ा, मोतिहारी ऐसे नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार को जोड़ने का काम भी करेगा। और इसके साथ साथ जो हमारे बौद्ध सर्किट के धार्मिक स्थल है या बाकी अन्य धार्मिक स्थल हैं, वैशाली है, केसरिया है, इन सबको भी लाभ जहां एक और टूरिस्ट को मिलेगा तो स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। 42 महीने में इसको बनाकर पूरा कर दिया जाएगा और लगभग 3064 करोड़ रुपया खर्च आएगा। ईपीसी मोड पर इसको बनाया जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो हमारी नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी है उसकी जो रिक्वायरमेंट थी कि बड़े जहाज भी इसके नीचे से निकल सकें गंगा नदी पर, जिसका एक बहुत बड़ा आने वाले समय में एक उपयोग होगा, तो उसको लेकर भी इसको कल्पना की गई है कि बड़े जहाज भी इसके नीचे से निकल सकें। यस, वहां दीजिए। आज केएल राहुल की सेंचुरी की अलग ही है। सेंचुरी के बाद के नंबर आ रहे हैं 128, 129। थैंक यू। आई एम संदीप फ्रॉम बर्तमान न्यूज़पेपर। अच्छा, मेरा 2 क्वेश्चन है। जो त्रिपुरा और असम का जो रास्ता है और बिहार का, वो टोटल कितना किलोमीटर है वो थोड़ा बता दीजिए। बिहार में तो जो है वो पुल है 6 लेन गंगा नदी पे, तो ये 4.5 किलोमीटर मैंने कहा, 4.5 किलोमीटर्स, 4.5 kilometers bridge. It's a 6-lane high-level extra dose cable bridge on River Ganga, and the total cost is 3,064 crore rupees, and the estimate time of completion is 42 months.
So this is one for the state of Bihar. Other is connecting the Assam and Tripura, especially the north and south Tripura, from the district from Kovai to Harina. The distance will be cut short by 28 kilometers, reduced 28 kilometer कम हो जाएगा, and the travel time will also cut down by 50%. टोटल जो है वो 134 किलोमीटर है. Yes, please go ahead. Yeah. Digha, Sonpur. Mike में बोलिए. Yes. So my question is with regard to the overbridge which has been proposed in Bihar. So will there be contribution from the state government as well? EPC मोड पे है. Yes, go ahead. सर, जिस तरह से आपने एमएसपी की घोषणा की, किसानों को न्याय दिलाने की बात की है, नारियल के जो व्यापारी हैं उनके लिए बात की है सर, एक न्याय यात्रा भी शुरू होने जा रहा है सर 14 जनवरी से. सर क्या कुछ कहेंगे? राहुल गांधी उसको शुरू कर रहे हैं. आप क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं? कैबिनेट निर्णय पे सवाल पूछिए. The question should be confined only to the cabinet decisions. I had announced that. Any more questions? I mean, we can take one from here. Yes, go ahead. सर, ये जो दीघा सोनपुर वाला फैसला हुआ है 4.5 किलोमीटर का, और इतनी ह्यूज अमाउंट 3064 करोड़ रुपए भी खर्च होंगे, वहाँ ऑलरेडी पहले से जो सेंटर ने ब्रिज बनाया था, रेल का ब्रिज है, आपको लगता है जिस तरह से कनेक्टिविटी का एक तरह से दौर चल रहा है बिहार में, तो बिहार ऐसे कहा जाता है कि जो बीमारू स्टेट में इकलौता बच गया है. अगर तो केंद्रीय कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप. केंद्रीय कैबिनेट के कई बड़े फैसले हुए हैं. नारियल गरी के लिए एमएसपी निर्धारित की गई है. अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे आप. 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, ये कहना है अनुराग ठाकुर का. कई बड़े फैसले लिए गए हैं. और अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो नॉर्थ त्रिपुरा को साउथ त्रिपुरा से जोड़ा जाएगा, ये फैसला लिया गया है इस कैबिनेट में. 5 घंटे की जगह जो सफर है वो 3 घंटे में पूरा होगा. नॉर्थ त्रिपुरा को साउथ त्रिपुरा से जोड़ा जाएगा और जो वक्त लगता था लोगों को सफर करने में, 5 घंटे का वक्त लगता था, वो अब 3 घंटे में पूरा हो जाएगा. ये ऐलान किया गया है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसके बाद ये बड़े फैसले लिए गए. और दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं ने एआईसीसी मुख्यालय में आंध्र प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया. वहीं हमारे संवाददाता कंचन ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मनिकम टैगोर से खास बातचीत की. क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं उसी बातचीत के कुछ अंश. हमारे साथ है आंध्र प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी मनिकम टैगोर जी. सर, आज की बैठक करीब 2 घंटे तक चली. बैठक में क्या निष्कर्ष? यहाँ आंध्रा का मिशन, आंध्रा का प्लान रेडी है. कांग्रेस पार्टी दोबारा आने के लिए 24 में कांग्रेस का मिशन रेडी है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार है और उसका बारे में इस मीटिंग में चर्चा किया था. सर, आंध्र प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस के पास कोई भी लोकसभा सीट नहीं है, तो इस बार की स्ट्रैटेजी क्या अलग रहेगी और कितनी सीटों की उम्मीद की जा रही है? कांग्रेस पार्टी का पिछले का रिकॉर्ड अभी 19 में हमारा बहुत बड़ा हार हो गया था, बट अभी हमारा संगठन बिल्ट हुआ है और हमारा सोच यही है कि मीन्स आइडिया ऑफ कांग्रेस तेलंगाना आंध्रा में बहुत मजबूती से स्ट्रांग होगा. और इसके लिए कांग्रेस परिवार का लोग कौन कौन बाहर है, कांग्रेस से बाहर है आंध्रा में, वो सारे लोगों का वापस आने के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है. और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेश की धरती से भारत को लेकर विवादित बयान दिया है. राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र को खतरे में बताया है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया है. हमारी संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर से खास बातचीत की. आप देख रहे हैं लगातार राहुल गांधी ने एक बार फिर बाहर जाके विवादित बयान दिया है. मोदी सरकार पे कटाक्ष करना ठीक है, लेकिन देश पे देखिए, ये तो उनका एक तरह से एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हो गया है
क्योंकि वो अपने आप पर अटेंशन क्रिएट करना चाहते हैं। उनके पास ना तो कोई आइडियाज़ हैं जो लोगों के जीवन में कुछ प्रभाव पड़े या कोई जीवन में बदलाव लाने के उनके पास कोई ऐसे कोई आइडियाज़ नहीं हैं। वो अपने राजनीति करना चाहते हैं, जो अपीजमेंट करप्शन आप देख ही रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हो रहा है। तो वो उनका एक राजनीति करने का एक ढंग है, उनका एक आइडिया है और उसको छिपाने के लिए वो आउटरेजियस स्टेटमेंट करते हैं, देश को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए ये सब जो राजनीति है कांग्रेस का और राहुल गांधी का, 14 में लोगों ने उसका जवाब दे दिया है, 19 में उन्होंने एक और मजबूत जवाब दिया है और 24 में राहुल गांधी और उनके जो इस तरह की राजनीति हैं, बांटने वाले राजनीति को जवाब लोग जरूर देंगे और बहुत कड़ी जवाब देंगे। राजौरी पुंछ हमले पर राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। ये बयान दिया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा कि सेना के शौर्य पर हमें गर्व है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना को हर संभव मदद दी जाएगी, सरकार सेना के साथ है। पुंछ हमले पर राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। वो आज राजौरी पहुंचे हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की आतंकी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दुनिया में भारतीय सेना सबसे ताकतवर है, हमें और ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सेना को हमने पूरे अधिकार दिए हैं, जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो सेना की तरफ से की जाएगी। अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और जो हमारे सैनिक घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वो हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।